डाल देंगे फर्स्ट वाली स्लिप पे, फर्स्ट विजिट में, ठीक है। अब उसके बाद बताया था कि जब पेशेंट बार बार विजिट करेगा तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था कि हर 4 हफ्ते में एक बार आना है उसको, 7 महीने तक हर 28 दिनों बाद आ सकती है। फिर उसके बाद जब 28 हफ्ते कंप्लीट हो गए फिर 15-15 दिन के बाद आ सकती है 4 बार। और फिर लास्ट मंथ में यानी 36 से 40 वीक्स वाले मंथ में हर हफ्ते आएगी चेकअप के लिए। क्लियर? WHO ने इसके लिए 4 विजिट बहुत जरूरी नहीं है, वो 16 पे, फिर 28 वीक पे, फिर 32 पे और फिर 36 वीक पे। 4 हमारे अकॉर्डिंग वो 7 और 4 11 और 4 15 विजिट हो गई अगर प्रॉपरली पेशेंट फॉलो अप करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखो मेन क्या है कि जब बाद में वो प्रोसीजर ये सब हमारा रिकॉर्ड हो गया तो बीपी के लिए और अभी 4th मंथ से शुरू होगा तो उसकी विजिट्स उसमें हमारे पर्पस क्या क्या है ये तुम लोग खुद अपने बताओगे, मैं अपने दिमाग से इसको फॉलो अप करना है। संदीप तुम बोलो अनम्यूट करके। अरे तुम लोग सब ये वीडियोस ऑन रखो। एंटीनेटल चेकअप किस लिए कर रहे हैं हम संदीप? प्रीतम तुम बताओ 41। प्रीतम एंटीनेटल चेकअप किस लिए करते हैं अपने मन से बताओ, ऐसे कुछ नहीं अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बताऊंगी। हाँ उसको कोई प्रीवियस कोई बीपी की प्रेशर की बीपी ब्लड प्रेशर की कोई प्रॉब्लम ना हो, एनीमिया ना हो और प्रोटीन यूरिया ना हो। फिर से बोलो। तो उसको एनीमिया ना हो मैम, एचबी कम ना हो, एचबी का प्रोटीन यूरिया। तुम ऐसे करो, तुम्हारे शायद नेटवर्क में कोई दिक्कत है, आवाज थोड़ी सी वैसी आ रही है। संदीप तुम बोलो। मैम एंटीनेटल इसीलिए करते हैं मैम, उसमें कोई किसी तरह की डिस एबनॉर्मेलिटीज ना हो मैम, मतलब कि कोई अंग वगैरह है उसके अंदर विकसित ना हुआ उसके उसके लिए मैम। और उसकी हार्ट की साउंड वगैरह कैसी है मैम उसको चेकअप करने के लिए मैम, उसकी हार्ट भी फंक्शनिंग ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है मैम, उसकी मूवमेंट को भी मैम देखते हैं मैम, चेक करते हैं मैम भी वो कंटिन्यू सर्वाइव कर रहा है या मैम किल्ड है मैम, इसीलिए मैम उसकी हम चेकिंग वगैरह करते हैं मैम सारा कुछ। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ बुक्स के अकॉर्डिंग जैसा है, पॉइंट वाइज जो हमें लिखना होता है पेपर में और तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसमें सबसे पहले उसको लिखते हैं ना एंटीनेटल चार्ट, ANC लिख देते हैं और लेफ्ट में आपने लिखना है फीटल वेलबींग। ये मैंने पहले भी बताया था कि तुम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी भी कराओगे तो एडवाइज्ड अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर फीटल वेलबींग। फीटल वेलबींग में बहुत से एस्पेक्ट कवर होते हैं, सिर्फ फिटस नहीं होता उसमें, उसकी प्लेसेंटा को भी हम कवर करते हैं, उसके अमनियोटिक फ्लूइड को भी कवर करते हैं, उसके पूरी बॉडी की ग्रोथ या फिर कोई कॉन्जेनिटल एब्नॉर्मेलिटी। एक तो ये एक डिलीवरी के पर्पज से बच्चे की लाई कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसी है, पोजीशन कैसी है, ये हमें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो भी देखना है कॉन्जेनिटल कोई प्रॉब्लम ना हो, या प्रेगनेंसी की वजह से अगर मदर को कोई जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या पेशेंट खुद ही पहले से कोई डिजीज के साथ है, यानी उसको हाइपरथायरोडिज्म हाइपोथायरोडिज्म है, तो उसके लिए अलग से एंटीनेटल क्लिनिक
पे हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर वो ब्लड शुगर वाली पेशेंट है ऑलरेडी, या अभी डायबिटिक हो गई है प्रेगनेंसी के बाद, या फिर प्री एक्लेम्सिया की पेशेंट है, एक्लेम्सिया की, यानी ये सारी मोटी मोटी चीजें हमने डिटेक्ट करनी है एंटीनेटल केयर में। ये सारे पॉइंट हमने डिटेक्ट करने हैं, और ताकि हम मैनेज करने के लिए एंड में, जैसे ब्लड ग्रुप नेगेटिव का है तो हमें पता होना चाहिए। अब उसमें देखो कितने पॉइंट्स रहेंगे। अगर डिलीवरी फर्स्ट है तो ठीक है, एंटी लगाएंगे आफ्टर वी विल टेक द कॉर्ड ब्लड आफ्टर डिलीवरी, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, एंटी लगता रहा। और अगर पेशेंट थर्ड या फोर्थ ग्रेविडा है तो उसमें हम लोग डिलीवरी होने तक वेट नहीं करेंगे, वो एंटीनेटल पीरियड में ही एक टेस्ट होते हैं अलग से, तो वो टेस्ट भी कराने जरूरी है, क्योंकि उसके बाद एंटीबॉडीज ज्यादा बन रहे हैं। पेशेंट वही है, प्रेगनेंसी भी वैसे ही हो रही है, पर फिर भी वो पेक्यूलियर हो गया अगर वो थर्ड ग्रेविड है या फोर्थ ग्रेविड है। इस तरह से अगर मिसकैरेज की अगर हिस्ट्री है तो उसमें किस तरह से हमने प्रोटेक्टिव, जैसे मिसकैरेज वालों को हम शुरू में ही प्रोलूटोन डिपोर्ट लगाना शुरू कर देते हैं, या इंजेक्शन एचसीजी लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये जो एंटीनेटल चेकअप है, इसमें प्लेसेंटा का सारा, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी ना हो, प्लेसेंटा प्रीविया ना हो, प्लेसेंटा एब्रप्शियो प्लेसेंटा ना हो, कॉर्ड अराउंड नेक ना हो, ये सारी चीजें, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं एंटीनेटल केयर में। तो फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट है फिटल वेलबींग, सेकंड है लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, नंबर ऑफ फीटसेस 1 है या 2 है, ये भी एंटीनेटल केयर में पता चल जाएगा। फिर पेशेंट की जो फीटस की ग्रोथ है, उसके साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड या प्री एक्लेम्सिया, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, और सेटअप ऑफ special antenatal clinics if the patient is having diabetes or heart problem etc, and to select time for amniocentesis। वो जो एंटीनेटल असेसमेंट में जाके मैं बताऊंगी, जैसे अभी मैंने कहा कि हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं पेशेंट की, तो अगर तुमने 6 वीक पे कराई या 8 वीक पे कराई, उसका ज्यादा यूज नहीं है। जो एम्ब्रियो की पूरी फुल ग्रोथ होनी है, जो पूरा उसका नर्वस सिस्टम डेवलप होना है, जो भी हमें कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम एनाटॉमिकली चाहिए पता हो, वो 18 से 20 हफ्ते तक की जेस्टेशनल एज के बाद ही वो डेवलप होता है। उससे पहले कराया फिर हमें दोबारा कराना पड़ेगा। तो ऐसे ही एमनियोसेंटेसिस है या सीवीएफ है, वो सारे टेस्ट जो है सारे मोस्टली 14 से लेकर 18 हफ्ते के बीच में ही कराने चाहिए, उससे पहले करवाने का कोई यूज नहीं होता। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, ट्राइसोमी और टर्नर सिंड्रोम, ऐसी बहुत सी डिजीज है। सुनाई पड़ रहा है क्लियरली ना सबको? जी मैम, सुन रहे हैं मैम। हाँ हाँ, हेलो। हाँ बोलो। मैम, अगर किसी की एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है तो उसका तो हमें 4 या 6 वीक पे कराना पड़ेगा ना सोनोग्राफी? एक्टोपिक वाले को तो जस्ट आफ्टर किस्ट पीरियड ही हमें देखना पड़ेगा। और मैम अगर कोई जैसे ही उसका मिस पीरियड होगा, अगर पीस है, मैम अगर सिम्टम्स मेनली देखे जाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी को, तो नोजिया और सोरनेस इन द ब्रेस्ट ही होगी, या फिर जो हमारा इलियक रीजन होता है फ्रॉम बोथ साइड, उसमें ही पेशेंट पेन फील करेगा? बिल्कुल गलत, गलत, ऐसा नहीं है। उसका नोजिया का कोई कंसर्न नहीं है एक्टोपिक से, वो तो कोई भी प्रेगनेंसी वाली को होता है नोजिया को, ठीक है। जो सोरनेस एंड ब्रेस्ट एक्चुअली जो पढ़ाया था ना, एक्चुअली जो मैम ने एक्टोपिक प्रेगनेंसी कराया था ना, उसमें ये उन्होंने बोला था कि नोजिया और मतलब ब्रेस्ट में सोरनेस होगी, ये तो यूजुअली होता ही है। ये तो सभी में होता है। एक्टोपिक को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? एक्टोपिक को डिफरेंशिएट करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ। उसमें वैसे तो बस्ट वाले के अलग सिम्टम है, और एक्टोपिक वाले को क्या होगा, जैसे अपने ये जो इलियक रीजन है, किडनी वाला एरिया, लेफ्ट में और राइट में, दोनों तरफ बैक साइड को पेशेंट को रेफ्ट पेन होगी, जैसे अंदर से पेन बाहर को जा रही है। उससे बड़ी बात ये, मैं एक और बताती हूँ एक्टोपिक को लेकर तुम पूछ रहे हो, कभी कभी तो पेशेंट का पीरियड मिस होने से पहले एक्टोपिक बस्ट होती देखी है हमने, समझ रहे हो? यानी पेशेंट वाज हैविंग सपोज फर्स्ट में एलएमपी, ठीक है,
और पेशेंट 14 मई को कंसीव हो गया, एग बन गया, और वो एग जो है ट्यूब में ही रुका हुआ है 18 डेज, 19 डेज, 26 डे, 26 डे को वो एग के चारों ओर भी थोड़ी सेल्स आ जाती है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है, वो बड़ा सैक बन गया, एंड that is busting the tube. We have seen these type of patients. तो पेशेंट की LMP के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जिसकी हिस्ट्री है उसके लिए तो उसको चौकस ही रखना है कि आपको कभी भी आंखों के आगे अंधेरा आए, ऐसे सीवियर पेन हो, इमीडिएटली आपको शिफ्ट ही करता है उसको अल्ट्रासोनोग्राफी और सर्जन के पास। उसके लिए उसके बस्ट होने की वेट नहीं करती, उसको तो इमीडिएट उसको थ्रू लेप्रोस्कोपी उस सैक को यूट्रस में धकेल देते हैं। उसके बाद वो प्रेगनेंसी कैरी ऑन हो या ना हो उससे मतलब नहीं, हमें पेशेंट को बचाना होता है उस समय, अदरवाइज पेशेंट भी मतलब अंदर ही वो क्लॉट्स बिखर जाएंगे ना, ट्यूब बस्ट हो गई तो पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग हो जाएगी अंदर ही, इंटरनल ब्लीडिंग, और उससे वो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। क्लियर? यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में अगर LMP है और उसके बाद यानी राइट या लेफ्ट जो बैक वाले पोर्शन में अंदर से पेन जा रही है, उसी को देख के तुम सीरियसली ले लो, तुम उसकी नेक्स्ट मिस्ड पीरियड की वेट मत करो, तुम अल्ट्रासोनोग्राफी करा ही लो उसी समय, ताकि समझ में आए कि ये कहीं एक्टोपिक तो नहीं है। यानी प्रैक्टिकल जो है, मैंने बुकिश तो नहीं मुझे बता, बुकिश तो मैं पढ़ के बता सकती हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा ही है। ठीक है? यस मैम, मुझे भी यही लग रहा था मैम, तो कंफ्यूजन दूर करनी थी बस। थैंक यू मैम। हाँ, और जो एक्टोपिक वाले वैसे भी कोई 10,000 में से 1-2 होते हैं, तो हर एक को हम इस तरह से सोच नहीं सकते कि सभी एक्टोपिक होंगे, वो रेयर ही होता है। तो जहाँ पे एक्टोपिक हो भी रही है, यानी LMP बिस्ट के बाद हम इमीडिएट अल्ट्रासोनोग्राफी सभी लोग अफोर्डेबल नहीं होते ना, तो सभी को नहीं हम एडवाइस करेंगे। जहाँ थोड़ी पेन वाली हिस्ट्री मिल रही है वहां हम रूल आउट करने के लिए करवा लेंगे, ठीक है, और जहाँ प्रीवियस हिस्ट्री एक्टोपिक की है वहां इमीडिएट कराएंगे, पेन हो या ना हो, मिस्ड पीरियड होते ही कराएंगे, या फिर बिना मिस पीरियड हुए उसको अगर लेफ्ट या राइट लेटरल रीजन में मीडियल से लेटरल साइड पेन जा रही है उसको, तो उसमें हम सोच सकते हैं कि ये ट्यूबल प्रेगनेंसी है। ठीक है, चलो अभी हम हमारा जो एंटीनेटल चेकअप का जो उद्देश्य है वो है, एक तो बच्चे के लिए उसके स्वास्थ्य के बारे में सोचना, यानी फिटल वेलबींग है या नहीं है, दूसरा उसकी प्रेजेंटेशन देखना, लाई देखना, पोजीशन देखना, ये तीनों शब्द बार बार क्लास में बताए हुए हैं, किसी को नहीं पता तो पूछ लो। तीनों शब्द क्लियर है सबको? रौनक? यस मैम। ओके, हाँ, और नंबर ऑफ फिटसेस ये भी एंटीनेटल चेकअप में पता चल जाएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक डिजीज वाला पेशेंट है तो उसको हमने स्पेशल एंटीनेटल क्लिनिक पे शिफ्ट करना है, यानी वहां पे स्पेशली यही होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज विद डायबिटीज उनको ही वो देखते हैं, या प्री टर्म लेबर को ही देखते हैं, या पोस्ट टर्म लेबर को ही देखते हैं, जहाँ पे नर्सरीज भी होती हैं बाद में संभालने के लिए, तो उसके लिए प्लान करना होता है हमने एंटीनेटल चेकअप। उसके बाद जो हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रहता है, जो अभी फर्स्ट विजिट वाली बात सारी होगी, पेशेंट के नाम से लेकर उसकी एग्जामिनेशन हो गई, उसका रिकॉर्ड बन गया, सब कुछ हो गया। अब ये बार बार दोबारा आ रहा है पेशेंट, उस समय हम क्या क्या चेकअप करते हैं वो बात चल रही है। तो अगर पेशेंट दोबारा आता है, चौथी बार आता है, तीसरी बार आ रहा है, अगर वो कोई खास बात बताता है, वो क्या क्या बातें हैं, वो है एक तो है क्विकनिंग। क्विकनिंग मैंने बताया था कि जो बच्चे की मूवमेंट मदर फर्स्ट टाइम फील करती है उसको क्विकनिंग बोलते हैं, और वो बच्चे की मूवमेंट होती है उसको क्विकनिंग बोलते हैं। उसके लिए फिक्स टाइम है, वो मैं एंटीनेटल असेसमेंट में बाद में एग्जामिनेशन में समझा दूंगी कैसे करते हैं, और फिलहाल हमने हिस्ट्री में रिकॉर्ड करना है कि डेट ऑफ क्विकनिंग क्या है। और दूसरा, अगर प्रेगनेंसी से पहले उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब कोई हेडेक शुरू हो गया, तो हेडेक का हम सीधा सीधा सोचेंगे बीपी तो नहीं रेज हो रहा, या डिसयूरिया शुरू हो गया तो यूटीआई तो नहीं हो गया उसको, तो यानी वो हिस्ट्री में नोट करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम, और साथ में डेट ऑफ क्विकनिंग। क्विकनिंग मैंने बताया, जो बच्चा टांग मारता है ना और बच्चा हिलता है, मदर को महसूस होता है अच्छे से, उसी को क्विकनिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल एग्जामिनेशन में फिर वही जो पिछली विजिट में किया था उसका वेट देखेंगे, एडिमा लेग को जो मीडियल रीजन में है, और बीपी वो रिकॉर्ड में डाल देंगे उसमें।
और अगर उसमें कोई चेंजेस आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको मेडिसिन या एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो पेशेंट सेकंड ट्राइमेस्टर में या थर्ड ट्राइमेस्टर में आ रहा है। एक तो लाइनिया निग्रा, लाइनिया निग्रा क्या है, ब्लैक सी लाइन होती है जो अम्बिलिकस से शुरू होती है और सेंटर में एब्डोमेन के नीचे तक जाती है, उसको लाइनिया निग्रा बोलते हैं। एक स्ट्राया ग्रेविडेरम है, प्रेगनेंसी होने की वजह से पिंक पिंक जैसे मोटे मोटे जो लड़कियां होती है ना उनके भी हो जाती है बटक्स पे पिंक पिंक, यानी वो एक तरह से स्ट्रेच मार्क्स टाइप होते हैं, तो उनको देखना है हमने। उसमें से कौन कौन सी हुई, एक तो स्ट्राया ग्रेविडेरम, एक लाइनिया निग्रा, और साथ में सर्जिकल स्कार। सर्जिकल स्कार यानी प्रीवियस अगर कोई सर्जरी हुई या सिजेरियन हुआ, अम्बिलिकस से नीचे सिम्फाइसिस प्यूबिस तक है, या अबव सुप्राप्यूबिक, जब ट्रांसवर्स इंसिजन देते हैं वो सुप्राप्यूबिक के ऊपर होती है लाइन, यानी ट्रांसवर्स वाली, और लंबाई में होगी जिनका लॉन्गिट्यूडनल सिजेरियन सेक्शन हुआ है, LSCS हुआ है, तो उसको देखना है हमने। और उसको नोट भी करना है अपनी ओपीडी स्लिप पे कि ये प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ सिजेरियन है, तो ओपीडी स्लिप पे नोट करना है हमने, और वो जो स्कार है कैसा है, ठीक है। उसके बाद अभी ये तो मदर का देखा ना, एब्डोमेन पे कोई वो है कि नहीं, स्कार है या नहीं मदर का, ऐसे सब कुछ सोच लिया। अभी फीटस के बारे में, फीटस पेलोटमेंट, पेलोटमेंट मैंने बताया था कि जैसे मदर डोर्सल पोजीशन में लेटी हुई है और उसके हम एब्डोमेन पे हाथ रख लेते हैं और हाथ से ऐसे इधर से उधर उसको हिला के देखते हैं, ऐसे मेरे हाथ दिख रहे हैं ना तुम्हें, एब्डोमेन के ऊपर ऐसे हाथ रख के। मैंने अभी कॉलेज में हूँ तो मैंने फीटस पे भी तुम्हें आज अच्छे से बता पाऊंगी। जैसे सपोज ये मदर के एब्डोमेन के अंदर ही फीटस है, ठीक है, तो हम ऐसे अब इसके ऊपर सोचो एक कपड़ा रखा हुआ है, यानी मदर का एब्डोमेन है और यहाँ मैंने हाथ रख लिया, है ना, तो मुझे ऐसे बाहर से भी हाथ पे रख के पता चलेगा भी ये लिम्स है, ये लिम्स है, ये हेड है, ये पैर है, ऐसे ऊपर से टटोल के समझ में आता है हेड से। मेरी बात समझ रहे हो, इस तरह समझ में आता है। और अगर ये ऐसे हुआ तो फिर इसका फेस का भी, नाक नुक भी थोड़ा थोड़ा ऊपर से, जो थिन बिल्ट वाले पेशेंट है उनमें समझ में आता है, तो हमने उसके लिम्स और ये सब फील करना होता है पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर से। फीटस को पेल्पेट करके देखते हैं उसकी मूवमेंट्स हो रही है कि नहीं, फिर वो डॉपलर लगा के या फिर स्टेथोस्कोप लगा के फीटल हार्ट साउंड सुननी होती है, ठीक है। और बेलोटमेंट मैंने बताया कि फिटनेस को इधर से उधर किया, उधर से इधर किया, और स्पेशली वो जो हेड होता है ना, ये तुम्हें हेड दिख रहा है, ये देखो, ये बाहर से जब एब्डोमेन से वैसे पुश कर रही हूँ, ये एक्सटर्नल बेलोटमेंट है। और अगर सर्विक्स के थ्रू मैंने इस तरह से नीचे से ऊपर, ये इंटरनल बेलोटमेंट होती है, यानी यहाँ हेड था, फिर मैंने पीवी की, फिंगर अंदर डाली सर्विक्स पे, जो ऐसे मारा तो ये हेड ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा, ये इंटरनल बेलोटमेंट है। तो ऊपर से एब्डोमेन के ऊपर से मैं इसको पेल्पेट कर रही हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर, ये एक्सटर्नल बेलोटमेंट। और सर्विक्स के थ्रू अगर मैंने नीचे से पुश किया और फिर ये वापस आ जाएगा नीचे, दिस इज इंटरनल बेलोटमेंट। बेलोटमेंट में मतलब राइट टू लेफ्ट या इंटरनली हम नीचे से ऊपर की ओर पुश कर देते हैं और फिर वो वापस आ जाता है, तो बेलोटमेंट करके दिखते हैं, है ना, इसकी फीटस की बेलोटमेंट करके देखते हैं पर एब्डोमेन। इसी तरह से फीटल मूवमेंट्स देख लेते हैं, पेल्पेशन करते हैं फीटल पार्ट्स की, जैसे बताया तुम्हें, एंड ऑस्कल्टेशन ऑफ फीटल हार्ट साउंड्स। इसी तरह से थर्ड ट्राइमेस्टर में फिर से एब्डोमिनल पेल्पेशन करेंगे, उसमें फिर फीटल लाई। अब देखो थर्ड ट्राइमेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, फीटल लाई किस तरफ को है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। प्रेजेंटेशन में मेन हो जाएगा जो मदर का जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का ऊपर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लाई में हमें समझ आने लगेगा कि फीटस जो है वर्टेक्स है या फिर रीच है। फीट प्रेजेंटेशन भी हो सकती है उसकी, उसकी बटक्स प्रेजेंटेशन भी हो सकती है। ये बटक्स है, मेरी फिंगर को अगर बटक्स टच कर रहा है तो बटक्स है, अगर फीट टच कर रहा है तो फीट है, और अगर नीज टच कर रहे हैं, नीज से भी होता है, जैसे वो मुस्लिम लोग पूजा करते हुए बैठते हैं तो वो नीज प्रेजेंटेशन भी होती है, पर यूजुअली ऐसी होती है, ठीक है। अब पेशेंट के अकॉर्डिंग ऑक्सीपिट एंटीरियर होगा और फेस पोस्टीरियर होगा, ये पेशेंट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि पेशेंट की जो एब्डोमेन में अगर वो फीटस ऐसे होगा तो उसका जो ऑक्सीपिट है वो एंटीरियर होगा, फेस पोस्टीरियर होगा, अंडरस्टैंड। तो इसको हम थर्ड ट्राइमेस्टर में अच्छे से देखते हैं
कि हेड जो है लो है या नहीं, तो उसको फिर ऐसे एरो नीचे निशान लगा के लिख देते हैं हेड, वर्टेक्स और नीचे एरो का निशान, हेड ही नीचे है इस तरह से। अब उसको तुमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब तुम देखो फीटस दिख रहा होगा सबको, फीटस इज इन द एब्डोमेन, है ना, और यहाँ पे आप मान के चलो हार्ट है जहां मैंने फिंगर लगाई, और पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर से हम हार्ट बीट सुन रहे हैं, तो ये हमें हार्ट बीट लोअर साइड में सुनेगी, यानी अम्बिलिकस से थोड़ा समझ लो राइट डायगोनल बना लो या लेफ्ट डायगोनल बना लो, वहां सुनेगी अगर इस तरह से फिटस हुआ। पर अब उल्टा मान लो, फिटस का सिर ऊपर है और पैर नीचे है, फिर हार्ट बीट अम्बिलिकस से भी ऊपर सुनेगी, तो समझ में आ रहा है कि फीटल प्रेजेंटेशन गड़बड़ है, हार्ट बीट नीचे सुननी चाहिए अगर हेड नहीं। सपोज तुम्हें हेड भी नहीं मिल रहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा यार वर्टेक्स है क्या है समझ नहीं आ रहा, तो यू गो फॉर फीटल हार्ट साउंड, हेड ऊपर था और तुमने यहाँ से हार्ट बीट सुनी, तो भाई ये नीचे अम्बिलिकस यानी मदर की अम्बिलिकस अगर ऊपर हाथ में रख लूं तो यहाँ है अम्बिलिकस सपोज, अगर तो हेड नीचे हुआ तो अम्बिलिकस से नीचे है हार्ट बीट, हार्ट आ गया ना, तो यहाँ बीट सुनेगी, और अगर हेड ऊपर हुआ तो फिर ये हार्ट भी ऊपर आ गया अम्बिलिकस से, तो बीट ऊपर सुनेगी। तो यानी फीटल हार्ट साउंड की लोकेशन से तुम असेस कर सकते हो कि जो फीटस है वो वर्टेक्स है या ब्रीच है। ठीक, क्लियर आ रहा है समझ में? ओके, उसके बाद फिर हमने देखना है कि वो जो 9th मंथ शुरू हो जाता है 36 वीक के बाद, हेड जो है नीचे एंगेज हो रहा है कि नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है गर्थ, जैसे मैंने कहा था ना कि टोटल 11 किलो वजन बढ़ता है, 1 जमा 5 जमा 5 करके ऐसे कर सकते हो तुम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, सेकंड में 5 और थर्ड में 5, यानी 11 किलो अंदाजा बढ़ता है। तो ये जो एब्डोमिनल गर्थ है, ये एब्डोमेन है ना, अम्बिलिकस के लेवल पे हमने फीता लगा देना है, तो एब्डोमिनल गर्थ को 30 वीक्स के बाद हमने हर हफ्ते देखना है, 37 वीक्स तक देखते हैं उसको कम से कम, तो 2.5 सेंटीमीटर पर वीक वो बढ़ना चाहिए बच्चे की ग्रोथ को समझने के लिए, अम्बिलिकस के लेवल पर वो रखना है। तो मापने के लिए क्या बोलते हैं, फीता बोलते हो तुम, गर्थ, इफ गर्थ इज इंक्रीजिंग 2.5 सेंटीमीटर आफ्टर 7.5 मंथ, यानी 7.5 महीने हो गए हैं पूरी ग्रोथ को, और उसको हर हफ्ते नापना है, अगर 2.5 सेंटीमीटर पर वीक बढ़ रहा है तो दैट इज गुड। तो एवरेज जो ये गर्थ है टोटल 95 टू 100 सेंटीमीटर हो जाता है, अम्बिलिकस के लेवल पे हम लोग वो नापेंगे एब्डोमिनल गर्थ, एंड दैट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2.5 सेंटीमीटर पर वीक। और अगर से थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखते हैं पेशेंट को कोई टेंडरनेस तो नहीं हो रही, कोई फाइब्राइड तो नहीं हो रहा, और बाकी पेशेंट से भी पूछ लेते हैं, खुद भी एब्डोमेन पे हाथ रख के देखेंगे कि वो बच्चा हिल रहा है कि नहीं, मूवमेंट्स हो रही है कि नहीं, तो मूवमेंट्स, फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट साउंड, लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, पैल्पेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे मैंने कहा ये पैल्पेट करके लिम्स भी पता चलेंगे, ऊपर से हेड भी पता चलेगा, और बेलोटमेंट करके देखते हैं, और एंगेजमेंट देखते हैं उसकी। मैम म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, ऑडिबल है मैम। हेलो, हाँ सुन जी पा मैम, रहे आ हो रही है मुझे? आवाज। हाँ हाँ जी ठीक मैम, है, हाँ अभी जी। मैं अनम्यूट कर रही हूँ वैसे अपना, तुम
का ज्योति 28। यस मैम। हाँ ज्योति तुम बोलो एक बार, जो भी पेशेंट दोबारा आएगा हमारे पास विजिट करने एंटीनेटल टाइम में, हम क्या क्या चेक करेंगे उसका? मैम पहले उसका ब्लड प्रेशर लेते हैं और उसको टेस्ट के लिए बोल देते हैं हम, थोड़े टेस्ट आरबीएच तो ब्लड का टेस्ट, वो यूरिन टेस्ट टेस्ट भी फर्स्ट बोल देते हैं विजिट हम पे उसको। थे। टेस्ट अभी रुको 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 मेरी बात सुनो। टेस्ट फर्स्ट विजिट पे कर ली है हमने सभी, यूरिन के भी ब्लड के भी, उसको एग्जामिन भी कर लिया। अभी दोबारा आ रहा है पेशेंट हर महीने के बाद से एंटीनेटल चेकअप में, उसमें हम क्या क्या चीज देखते हैं बाद में? एंटीनेटल चेकअप के लिए तो पहले तो यूएसजी वाला हम देखेंगे कि हम 3 मंथ में करा रहे हैं एक, और फिर उसके बाद हम उसकी इंटरनल डेवलपमेंट एक्सटर्नल डेवलपमेंट से देखेंगे, एफएचआर भी चेक करेंगे बच्चे की, और मदर का वेट भी चेक करेंगे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एब्डोमेन एग्जामिनेशन करेंगे हम, फंडल हाइट देख लेंगे उनकी। लाई प्रेजेंटेशन पोजीशन, लाइफ मेटासिस एक है या दो है ना? एब्डोमिनल गर्थ। चलो रिपीट हो गया मेरे ख्याल से, पॉइंट समझ आ गए होंगे सबको। एनी डाउट? एक जना बोल के बता दो। सोनिया 04। आगे मैम चले? एक क्वेश्चन था। कोई और तुम बोल दो। हाँ जी मैम, हाँ आगे हाँ मैम बोलो, सब। कौन पूछ रहा है? मैम जो आप कह हाँ रहे थे हाँ कि क्या? टॉर्च भी हम बोलो। ब्लड टेस्ट में हम टॉर्च भी करेंगे, तो टॉर्च रेगुलर में करते तो नहीं है? आवाज नहीं आ रही है मैम। हेलो। आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा मैम की नहीं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ वो मेरे में ही, मेरे नेटवर्क में कुछ इशू था शायद, है ना? हाँ जी। हाँ जी मैम। हाँ हाँ बोलो ज्योति, क्या पूछ रहे थे आप? मैम मैं ये पूछ रही थी, जो आपने ब्लड टेस्ट में रैंडम शुगर टेस्ट बोला था और हीमोग्लोबिन टेस्ट जो हमने बोला था, उसमें आपने टॉर्च भी बोला था। टॉर्च वैसे हम नॉर्मली करवाते नहीं है। ये कराना चाहिए। कराना इसलिए चाहिए कि आल्दो देखो टॉर्च में क्या क्या आता है ये तो तुम्हें पता है ना, रूबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, साइटोमेगालो हर्पिस, ये आते हैं। तो इसको कराने का क्या फायदा है कि अगर ये इसका रेंज ज्यादा आ रहा है, कई लोग क्या करते हैं पहले जो मिसकैरेज या अबॉर्शन या आईयूडी की हिस्ट्री के बाद कराते हैं सेकंड टाइम में, सेकंड प्रेगनेंसी में, तो वो बेचारे का एक वेस्ट हो चुका होता है ना बच्चा। अगर हम शुरू में ही करा लेंगे, अगर किसी का टॉर्च में टॉक्सोप्लाज्मोसिस का रेंज ज्यादा आ रहा है, उसमें रेफरेंस रेंज होता ही है, तो हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट स्पाइरोमाइसिन साथ साथ चला देंगे तो बच्चा सेफ हो जाएगा ना। यस मैम। इसलिए कराना चाहिए।
क्योंकि हम तो फिटनेस को प्रेशियस मान के चल रहे हैं, और बच्चा अगर वेस्ट हो रहा है डॉक्टर की वजह से, तो फिर तो गलत है। हम एडवाइस करेंगे, पेशेंट नहीं मानता और पेशेंट नहीं करवाता, तो वो फिर उसकी लायबिलिटी हो जाएगी कि कोई बॉन्ड। जैसे अभी मैं बताती हूँ एक एग्जांपल प्रैक्टिस में, जैसे ये लेबर क्लास होते हैं ना, कई बार बिल्कुल एंड में हमें लगता है अभी सीजर ही करना पड़ेगा, नहीं हो रही नॉर्मल डिलीवरी, तो दे सैक्रिफाइस द चाइल्ड। वो कहेंगे जी नॉर्मल ही करो चाहे डेथ हो जाएगी, क्योंकि हमने उठानी है कल को, और बड़ा ऑपरेशन हो गया तो ये काम नहीं कर पाएगी। दे सैक्रिफाइस द चाइल्ड, बट आइडियली डॉक्टर शुड नॉट सैक्रिफाइस द फिटस। तो उनको अलाउ ना करो, वो बेचारे खर्चा करने के मारे सिजेरियन का वो बेचारे कह देते हैं कि बच्चे को सैक्रिफाइस कर दो। तो जो वो मानसिक आघात लगता है, या फिटनेस को तुम मार ही रहे हो, मतलब वॉलंटरी मार रहे हो, वो गलत है। यानी उसकी डेथ हो रही है सिर्फ इसलिए कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी उनको लेनी है। हाँ जी। ठीक है, हाँ। और चले आगे फिर, यस कोई मैम। और किसी की क्वेरी तो नहीं है? देखो बुकिश और प्रैक्टिकल में बहुत सी चीजें तुम्हें अंतर मिलेंगी, उसमें तुम लोगों ने ऐसे शंका नहीं करनी यार ऐसे कर दिया तो ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा गलत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि मदर